कहानी का शीर्षक है महाशून्य। भारतीय समाज में पति विहीना नारी हमेशा उपेक्षा का ही शिकार रही है। हम भले ही 21वीं सदी में विचरण कर रहे हैं, पर हमारी मानसिकता अभी भी 16वीं सदी वाली ही है। पति चाहे जुआरी हो या शराबी, अपंग हो या आलसी, औरत का सुहाग होता है। अपने कोढ़ी पति को कंधे पर बैठाकर वैश्या के यहां ले जाने वाली नारी का हमारे पुराण गुणगान करते हैं, पर उस पुरुष का अवसान होते ही नारी का अपना वजूद महाशून्य में तब्दील हो जाता है। प्रस्तुत है कहानी महाशून्य। मिसेस सक्सेना के विशाल ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे हम लोग शिमला में आ गए हों। पार्किंग में खड़ी खड़े गाड़ी बिल्कुल भट्टी की तरह तप गई थी। जब तक एसी अपना काम करता, हम लोग मिसेस सक्सेना के घर पहुंच चुके थे। अपने गद्देदार सोफे पर धंसकर मिसेस सक्सेना ने आवाज़ दी, पार्वती पानी लाओ। पानी की तो सचमुच ज़रूरत थी। प्यास से गला चटक रहा था, इसीलिए जैसे ही ट्रे सामने आया मैंने गिलास उठा लिया। गिलास उठाते हुए मेरी नज़रें ऊपर उठीं और धक से रह गई। सामने वाला चेहरा एकदम जाना पहचाना था, लेकिन उसे यहाँ देखने की ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। एक क्षण को हमारी नज़रें मिलीं और उस क्षणांश में उस नज़र में जो कौंधा, उससे ये स्पष्ट हो गया कि हमारा जो भी परिचय हो उसे यहाँ उजागर नहीं करना है। जब भी कोई बाहर से आया करे, सबसे पहले पानी लाया करो बिना कहे, समझी? कितनी बार कहा, इन लोगों को समझ में ही नहीं आता। मैंने कनखियों से देखा, उस चेहरे पर राख सी पुत गई थी। मैंने जानबूझ करके नीची नज़रों से ही अपना गिलास ट्रे में रखा। ऊपर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। गिलास लेकर वो चली गई और मिसेस सक्सेना शुरू हो गई। वो मुझे जानबूझ करके किटी पार्टी से यहाँ ले आई थी। उन्हें अमेरिका जाना था और मैं अभी अभी बेटे के पास से होकर आई थी, तो उन्हें दुनिया भर की बातें पूछनी थी। मुझ में भी बहुत उत्साह था। इतनी देर तक हम लोग बड़े उत्साह से बात कर रहे थे, लेकिन अब पता नहीं मेरा उत्साह कहाँ चला गया था। मेरा मन उस चेहरे में अटक गया था। मैं जब 6 महीने बाद बेटे के पास से लौटती हूँ, गली मोहल्ले की खबरें, सोसाइटी की खबरें मेरा इंतज़ार करती रहती हैं। ये खबरें अमेरिका तक नहीं पहुँचती, पर महत्वपूर्ण तो होती हैं। जैसे कि आशीष मल्होत्रा के यहाँ जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है, गुप्ता जी की माता को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, अस्थाना जी के घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है, मेहता जी की बेटी को मेडिकल में एडमिशन मिल गया है और कुलश्रेष्ठ जी के बेटा बहू अलग हो गए हैं। ये खबरें गली सोसाइटी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती। इसी सिलसिले में मुझे एक और खबर मिली थी कि हर वार त्यौहार पर कॉलोनी में आने वाली, पूजा पाठ करवाने वाली पंडिताइन के पति नहीं रहे। पंडिताइन के पति को हम लोग पंडिताइन के पति के रूप में ही जानते हैं। उन्हें कभी देखा नहीं, क्योंकि वो पिछले 15 साल से बिस्तर पर ही थे। पंडिताइन जी जान से उनकी सेवा करती थीं, लेकिन जजमानी के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ता था, नहीं तो गुजारा कैसे होता। बेचारी उन्हें ताले में बंद करके आती थीं। अपना निसंतान होना उन्हें ऐसे समय में बहुत सालता था। ऐसा कोई संगी साथी रिश्तेदार भी नहीं था जो उनका साथ दे, और बीमारी एक दिन की होती तो कोई साथ देता, यहाँ तो सालों साल बीत गए थे। इसीलिए जब उनके पति के मृत्यु की खबर सुनी तो मैंने अनजाने ही एक राहत का अनुभव किया। चलो, अब कुछ दिन तो बेचारी खुलकर सांस ले सकेंगी। उनकी ज़िंदगी के जितने भी दिन बचे हैं चैन से जी सकेंगी। एक तरह से उन्हें उम्र कैद से रिहाई मिल गई है, ऐसा मुझे लगा। थोड़ी देर में पंडिताइन चाय और नाश्ता रख गई। हम लोग किटी पार्टी से ही लौटे थे, इसलिए नाश्ता तो मैंने लौटा दिया और चाय का कप हाथ में लेते हुए पूछा मिसेस सक्सेना से, महाराजिन नहीं लग रही है? हाँ, अरे वो पूनम थी ना हमारी, कितना अच्छे से उसको मैंने ट्रेन किया था, लेकिन उसकी शादी हो गई। उसके बाद 2-3 लोगों को ट्राई किया, कुछ तो बहुत ही सुस्त थी और कुछ ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट निकली। वो मामला जमा नहीं। फिर चौकीदार इसे ले आया।
बूढ़ी तो है पर काम अच्छा कर लेती, खास करके रोज़ का खाना ढंग का बना लेती है। और सबसे बड़ी बात ये कि चपर चपर नहीं करती, इधर उधर ताक झांक नहीं करती, अपने काम से काम रखती है। मैंने कहा ये तो अच्छा हुआ, लेकिन आपके यहाँ तो हर तरह का खाना बनता है ना, ये बना लेती हैं? अरे नहीं, वो नॉनवेज तो हमारे यहाँ अक्सर शाम को बनता है, और इनकी दफ्तर का एक चपरासी है ना, वो आके बना जाता है, और वो भी रोज़ थोड़ी। हम लोग बातों में व्यस्त थे कि उनका सदर दरवाज़ा भड़बड़ा कर खुला और उनके दोनों बच्चे आंधी की तरह घर में दाखिल हुए। आते ही उन्होंने बस्ता एक ओर फेंका, जूते दूसरी ओर उछालते हुए आवाज़ दी, पार्वती। वो आवाज़ मेरे कलेजे में तीर की तरह चुभ गई। अपनी दादी की उम्र की औरत को बच्चे किस बदतमीज़ी से नाम लेकर पुकार रहे थे, और हैरत की बात तो ये थी कि उनकी माँ भी उन्हें टोक नहीं रही थी। शायद उसे भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। मुझे अच्छा नहीं लगा। हम लोग तो ऐसे संस्कारों में पले हैं जहाँ घर में काम करने वालों से कोई न कोई रिश्ता बनाना ही पड़ता था। दादा, भैया, काका, बाबा, कुछ भी। काम करने वाली औरतें हमारी मौसी, बुआ या भाभी हुआ करती थीं। हमने वही संस्कार पाए और अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए। हमारे यहाँ काम करने वालों को कोई नाम लेकर के नहीं पुकारता, लेकिन यहाँ तो सब अजब ही था। हमारे मोहल्ले की आदरणीय पंडिताइन यहाँ सिर्फ पार्वती होकर रह गई थीं। वे भीतर से आईं, ट्रे में 2 गिलास में दूध लेकर आईं, बच्चों को पकड़ाया, फिर ट्रे वहीं रख कर के उन्होंने जूते उठाए, बस्ता उठाया, अंदर चली गईं। फिर थोड़ी देर बाद आईं, हमारी खाली कप प्लेटें और दोनों गिलास उठा करके भीतर चली गईं। 5-10 मिनट बाद फिर वो आकर दरवाजे पर खड़ी हो गईं और बोली, मैडम जी मैं जाऊं? मिसेस सक्सेना ने दीवार घड़ी देखी और स्वीकृति में सिर हिला दिया। पंडिताइन के जाने के बाद मुझे वहाँ 15-20 मिनट बैठना भी मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे विदा ली और गाड़ी में आकर बैठी। मुझे विश्वास था कि अगर पैदल गई होंगी तो पंडिताइन चौराहे तक ही मुश्किल से पहुंची होंगी, और मेरा कयास बिल्कुल ठीक निकला। मैंने बिल्कुल उनके बगल में जाकर गाड़ी खड़ी की। पहले तो वो चौंकी। मैंने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, आइए। वो बोली, अय बिन्ना तुम काय तकलीफ़ करत हो, हम तो रोज़ ही पैदल जाते हैं। रोज़ की बात और है, हम आज आपको छोड़ेंगे, जल्दी बैठिए, बीच रास्ते पे मैं गाड़ी ज़्यादा देर खड़ी नहीं रख सकती। वो चुपचाप आकर बैठ गई, बड़े संकोच के साथ, बड़ी शालीनता के साथ अपने को समेट करके बैठी। मैंने थोड़ी देर उनको स्वस्थ होने दिया, फिर पूछा, यहाँ कब से आ रही हैं? ये 3-1 महीने हो गए। दिन भर रहती हैं? नहीं, 10 बजे आते हैं और ई टाइम वापस होते हैं। और खाना वाना जो खा के चलते हैं घर से, और पानी तक तो अपना साथ लाते हैं। उन्होंने थैली में रखी हुई प्लास्टिक की बोतल की ओर इशारा किया। मैं थोड़ी देर चुप रही और फिर मैंने कहा, अभी मैं बाहर थी कुछ दिनों तक, वहाँ से आने के बाद पता चला पंडित जी के बारे में, बहुत दुख हुआ। उत्तर में उन्होंने आंचल आंखों से लगा लिया। कुछ देर बाद मैंने कहा, आपने उनकी बहुत सेवा की, ये तो आपकी सेवा की बदौलत ही वो इतने दिन निकाल सके, न तो 15-20 साल बिस्तर पर रहना कोई हंसी खेल है। अरे और 10 साल जीते तो हम सेवा करते, पर क्या करें, तकदीर ही खोटी थी। लेकिन सच में आपकी सेवा की तो मैं अरे का सेवा की हमने? वो एकदम तड़प उठी। और का फल मिलो हमें, हैं? जब भगवान जी ने हमारे साथ बहुत ही गलत करी। अरे हमारी गोद सूनी रखी तो हमने कछु नहीं कही, हमारी मांग तो सूनी ना करते, हमें पहले उठा लेते। उनकी वाणी का क्रंदन मुझे भीतर तक वेध गया। मैंने सांत्वना के स्वर में कहा, कैसी बात कर रही हैं आप? आपको पहले उठा लेते तो उनकी सेवा कौन करता? उन्हें ऐसी हालत में छोड़ के आप चैन से मर भी पाती क्या? आप तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपके रहते उनके कष्टों का अंत हो गया। आखिर आप भी कितनी देर तक सेवा कर पाती? आपकी भी तो उम्र हो चली है। वे आंसू पोंछते हुए बोली, वे कैसे ही होते बिन्ना, बे हते तो हमारा सुहाग हतो, हमारी इज्जत हती, काऊ के झूठे बर्तन तो नहीं उठाने पड़ते। मैं भी बड़ी देर से यही सोच रही हूँ
कि आपने ये नौकरी क्यों पकड़ ली? तो क्या करते? 2 जून पेट में कछु डारवे को तो चाहिए। अरे इससे पहले तो आप 2 जनों का गुजारा करती थी, पंडित जी का दवा दारू अलग। तब की बात और थी बिन्ना। तब कहूँ मोहल्ले में सुहागलें होती तो हमें बुलावा आतो और चीज़ वस्तु मिलती, दान दक्षिणा मिलती हैं। 30 त्यौहार पे बहू बेटियां कथा बाँचने बुला लेती, 5-10 रुपया से पैर पड़ती, मेवा मिठाई फल फूल सभी मिलत तो। और कबहू सुहागिन को पाठ हो तो पाठ क्या श्राद्ध तो हमें न्योता मिलतो, साड़ी माड़ी चीज वस्त्र और दान दक्षिणा सब मिलती। अब का धरो है? पंडित जी के नाम से मावस पूनम पे सीधा आवत तो सो बंद हो गो। मैं हैरान थी, वो अपाहिज बीमार आदमी इस औरत के लिए इतना बड़ा मानसिक और आर्थिक संबल होगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उस आदमी के अवसान के साथ इसका अपना अस्तित्व भी जैसे महाशून्य में तब्दील हो गया है और अब उस शून्य को भरने के लिए ये दूसरों की बेगार ढोने पर मजबूर हो गई है।